हृदयंगम यानी समझ में नहीं आता। दूसरी बात, इसको थोड़ा सा बेसिकली इसको ना याद करना भी नहीं है, इसको जस्ट समझना है। अगर समझ में आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। अब एक सूत्र मैं आपके सामने बताऊंगा जिसका अर्थ काफी बड़ा है। अभी तक हम लोग दोषों के वृद्धि जो अवस्थाएं हैं उसको देखते पढ़ते और समझते आए, है ना। कफ बढ़ेगा तो क्या होगा, पित्त बढ़ेगा तो क्या होगा, वायु बढ़ेगा तो क्या होगा। कफ बढ़ा, पित्त घटा और वायु सम है, ऐसे में क्या होगा। कफ बढ़ा, पित्त वायु बढ़ा तो क्या होगा, कफ बढ़ा पित्त वायु सम है तो क्या होगा। सबके सब कंडीशन हम लोगों ने देख लिया। हालांकि ये सभी चीजें भी हम अपने वेबसाइट में डाल रहे हैं, आपने तो जस्ट टाइपिंग करना है, चीजें एक साथ में आ जाएगा सामने, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा कि जो लिखा हुआ जो सामने आएगा सर्च बॉक्स में, वो है क्या चीज, वो तो समझ में आनी चाहिए, है ना। बेशक याद वो खुद कर लेगा वेबसाइट, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए जो सामने आ रहा है वो है क्या चीज, किस प्रसंग में है। तो एक सूत्र है यहाँ पर, इसको आप लोग जस्ट सुनना है, नोट भी नहीं करना है, चाहे तो कर सकते हैं। और जितने भी जो बड़े बड़े जो आचार्य लोग हैं, जो आयुर्वेदिक जो टीचर है, वो इन सूत्रों को ज्यादा से ज्यादा बोलते। जब भी कहीं आपने किसी के लेक्चर सुने होंगे, कोई इस तरह के सेमिनार वेबिनार आप लोगों ने जरूर अटेंड किए हो, तो वहां आपने एक सूत्र उन्होंने गुनगुनाते आपने सुने होंगे कि दोषा प्रवृत्तः स्वम लिंगम दर्शयन्ति यथा बलम, क्षीणा जहति लिंगम स्वम शमः स्वम कर्म कुर्वते। यह शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। अजय कुमार जी सुने हैं कि नहीं, नहीं सुने होंगे, है ना। अगर नहीं सुने हैं तो मैं इसका बेहतरीन अर्थ बता देता हूँ। हालांकि इसके भाव हम पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं। दोषा, नहीं, दोष सुने यानी नहीं। कफ पित्त और वातः, प्रवृद्धा बढ़ जाते हैं अथवा बढ़े हुए दोषः, प्रवृत्ता दोषः स्वम लिंगम दर्शयन्ति, बढ़े हुए दोष अपने लिंग यानी लक्षणों को दर्शयन्ति यानी दिखा देते हैं। सीधी सी बात है, जो बढ़े हुए दोष है वो अपने लक्षणों को दिखाता ही है, फिर डायग्नोस करने में दिक्कत कहाँ आ रही है। इसका भाव ये होता है, अगर किसी के शरीर में कफ बढ़ता है तो कफ का लक्षण क्या क्या है, गुरु सीता मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छला, ये गुण कफ का है। तो कफ के यह लक्षण कहीं न कहीं दिखेगा ही। कौन सा गुण दिखा, हम तो पढ़ते आए हैं। यानी कि आपके आहार विहार से अगर कफ बढ़ता है, कफ बढ़ता है कहने का मतलब कि उसका कोई गुण बढ़ता है। गुण बढ़ने पर, क्योंकि उस गुण के बढ़ाने वाली कोई आहार अथवा विहार के संपर्क में आप ज्यादा दिन तक रहे, हमेशा दूध पीते रहोगे तो कफ बढ़ेगा, रेशा बढ़ेगी। हमेशा ड्राई फूड लेते रहोगे, कोई सूखी रूखी सूखी चीजें खाते रहोगे तो वायु बढ़ेगा। सामान्य सी बात है। जो चीज बड़ा है, जैसे मान लो कोई दोष बड़ा, मान लो कि वायु बड़ा है, वायु में रुक्ष गुण वाला वायु बड़ा है, तो सीधी सी बात है, सूत्र बोलता है कि भैया कोई रुक्ष गुण को बढ़ाने वाली आहार विहार इसने किया होगा। तो कहते हैं कि स्वमलिंगम दर्शयंती, वो अपने लक्षणों को दिखाई देता है, यथा बलम, जैसा जितना बलवान होगा वह गुण अथवा वो लक्षण अथवा उन गुणों को उत्पन्न करने वाले आहार विहार जितना बलवान होगा, उतने ही बलवान उसके लक्षण दिखाई देगा। ज्यादा क्या कहते हैं स्पाइसी चीजें खाओगे तो स्पाइसी से शरीर में द्रव उष्मा, ये जो पित्त के जो ये गुण बढ़ेंगे, ये क्या होगा, जितना ज्यादा खाओगे लक्षण और उसके गुण उतनी ज्यादा बढ़ेंगे। उसके गुण बढ़ेगा तो उसके लक्षण भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो सूत्र कहता है कि दोषाः प्रवृद्धा स्वमलिंगम दर्शयन्ति,
यथा बलम, यानी जिस प्रकार के आहार किया है, विहार किया है। जैसे कोई आदमी जितना चिंतन करेगा, जितना टेंशन में रहेगा, उतना वायु के रुक्ष गुण बढ़ेंगे। वायु के रुक्ष गुण बढ़ेगा जितना जितना, उतना उतना टेंशन भी बढ़ेगा, एक दूसरे के पूरक रहेंगे ये। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, वायु बड़ा है ऐसा नहीं कहेंगे, वायु का एक गुण बड़ा है यह कहेंगे। फिर उसके बाद हमारा चिकित्सा सामान्य हो जाएगा। भैया रुक्ष गुण वाला वायु बड़ा है, चलो उस रुक्ष गुण को बढ़ाने वाली कोई एक्टिविटीज न किया जाए, उसको बढ़ाने वाली कोई आहार विहार न किया जाए। अगर चिंता करने से रुक्ष गुण बढ़ा है तो विशेष हमारी चिंता भी रहेगी, लेकिन अन्य भी कोई जो ऐसी एक्टिविटी जो रुक्ष गुणों को बढ़ा सकता होगा, जैसे अधिक व्यायाम। अब हमारी दिव्या बहन जी ये योगासन वगैरह कराती है, व्यायाम कराती है, तो इनके लिए ये कितना मायने का सूत्र है। दर्शयन्ति यथा बलम दोषा प्रवृद्धा, बड़े हुए दोष अपने हेतुओं के बल के अनुसार वो बल दिखाता है। अगर किसी के रुक्ष गुण, मान लो चिंतन अधिक होने की वजह से रुक्ष गुण शरीर में बढ़ गया, यानी वायु बढ़ा है, तो ऐसा कोई एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए जो कि रुक्ष गुणों को बढ़ाता है। जैसे 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 कि ज्यादा यात्रा, पैदल यात्रा करना, तो बहुत ज्यादा व्यायाम करना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ज्यादा थकना, श्रम वाली कोई काम, क्योंकि ये सभी काम शरीर में रुक्षता को बढ़ाते हैं। तो कोई आदमी लंबे समय से, जैसे किसी के घर में मौत हो गया, रोना पड़ा, तो रोने से भी वायु बढ़ता है, और रोने से वहां पर भी सूक्ष्म और रुक्ष आदि गुणों से बढ़ता है। तो उन गुणों को बढ़ाने की व्यवस्था पहले ही गड़बड़ हो चुकी है, तो दोबारा हमारी एक्टिविटीज उसको ठीक करने को के नाम पर ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए भैया। ठीक करने के नाम पर भी उसके विपरीत होनी चाहिए। क्षीणा जहति लिंगम स्वम क्षमा स्वम कर्म कुर्वते, क्षीण दोष अपने लक्षणों में कमी करते हैं, साम्य अवस्था में स्थित दोष अपने साम्य अवस्था के कार्यों को उत्पन्न करते हैं। क्षीणा लिंगम स्वम जहति, क्षीणा यानी जो क्षीण दोष है, स्वम यानी अपने, लिंगम यानी लक्षणों को, जहति यानी नष्ट करते हैं। अगर दोष क्षीण हो रखा है तो अपने लक्षणों को नष्ट करेंगे। समाह, अगर दोष सम्य अवस्था में है तो स्वम कर्म करोति, वह दोष साम्य अवस्था में रह करके शरीर में काम करते हैं। तो यदि आपको साम्य अवस्था की स्थिति मालूम पड़ जाए कि भैया किसी व्यक्ति में साम्य अवस्था होने का मतलब ये है, तो उसके बाकी के जो लोगों की एक्टिविटीज है, जैसे कोई आदमी ज्यादा चंचल है, उसके मन ज्यादा विकृत है, ज्यादा ऐसी स्थिति है, ज्यादा गुस्सा करता है, यानी ज्यादा गुस्सा करने का मतलब वो अपने साम्य अवस्था से पित्त की ओर बढ़ रहा है, यानी कुछ तो बढ़ रहा है। तो ऐसे में सिर्फ दवाई देने मात्र से भी बात नहीं बनेगी, हमें उसके पित्त के उस बढ़ते अवस्था को ध्यान में रख करके हमारे दिनचर्या, ऋतुचर्या, सदवृत्त भी उसके माध्यम से भी बढ़े हुए उस दोष को कंट्रोल करने के लिए उसके विपरीत एक्टिविटीज करनी चाहिए। अब देखिए जरा यहाँ पर 63वां सूत्र, कोई बताएंगे? दिव्या अडल का जी, दिव्या अडल अडलाखा जी सर, जी सर, आपके पास है? जी सर, हाँ चलिए बोलिए, जी सर है। 63 वाला सूत्र बोलिए। मैं बोल देता हूं। बातादीनम रसादीनम मलानम ओजसस्तथा क्षयस्तत्रानिलादीना मुक्तम संक्षीण लक्षणम। पढ़िए जरा इसको। सर पेज नंबर बताएंगे 60 और सूत्र स्थान। सूत्र स्थान है, अध्याय नंबर 17 है और सूत्र नंबर 63। 17 ही है ना अध्याय?
अध्याय 17 है, सप्तदश अध्याय, सूत्र क्रमांक 60। कोई पढ़ सकते हैं इसको? थोड़ा सा प्रयास करिए संस्कृत पढ़ने का, क्योंकि मेडिटेशन हम सुबह पढ़ते हैं, सुबह हम सुनते हैं। हमारे जो है कि अविनाश जी वो बताते हैं कि हमारी कल्पनाएं, हमारा सोच जैसा रहेगा वैसे हमारी प्रवृत्ति भी बनती है, हमारा मन भी उस दिशा में लगता है। और ये निश्चित बात है कि मेरे इन दिनों में जब से इनसे मैं चीजें सीख रहा हूँ, मुझे खुद तो आनंद आ रहा है, मेरे पेशेंट को भी मैं ये चीजें सिखाता हूँ। उनको मैं कहता हूँ आप मेडिटेशन करो और खुद से एक कल्पना करो कि मेरे अंदर नकारात्मक जो है वो नष्ट हो रहा है, अच्छी चीजें मैं सोच रहा हूँ, मेरे जितने भी बुराइयां हैं सब नष्ट हो रही है, मेरे जितने भी शत्रुआं हैं, शत्रु जो है वो सारे मेरे मित्र हो गए हैं, मैं उनको मित्र भाव से देख पा रहा हूँ। वो सभी में मेरे कोई शत्रु नहीं है, मित्र भाव से वो सभी है मेरे। अगर वो मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे हंस करके मुस्कुरा करके बात करूंगा। तो ऐसे बहुत अच्छे सकारात्मक सोच अगर आप उस हिसाब से रखेंगे और निरंतर रखेंगे तो ये नेगेटिविटी नाम का कोई चीज रहेगी नहीं शरीर में, क्योंकि ये मनोवह स्रोतस में आने वाली तामस व्यवस्था से ही अपस्मार है, उन्माद है, ओसीडी है, ऐसी स्थिति होती है। डिप्रेशन है, तनाव में रहना, एंजाइटी होना, ये सभी इन्हीं कारणों से होते। द्वेष है, दुश्मनी है, नफरत है, ये सभी चीजें इंसान के मन में, मन को खाता है, एकदम अंदर से खोखला करता है, विचलित होता है वो। इसलिए मेडिटेशन और उस मेडिटेशन के बीच में ऐसे दिव्य कल्पना करना कितनी अच्छी बात है। करके देखिए, मुझे तो अच्छा लगता है, मैं अपने पेशेंट के ऊपर भी इसका मैं करता हूँ, तो शायद अच्छा ही रहेगा। पढ़िए जरा इस सूत्र को, संस्कृत का अत्यंत अच्छा सूत्र है। वातादीनाम रसादीनाम मलानाम ओजसस्तथा क्षयस्तत्रा नीलादीना मुक्तम संक्षीण लक्षणम। दिव्या जी इसके हिंदी के व्याख्यान पढ़िए जरा। सर मेरे को तो मिल ही नहीं रहा, आप मेरे को बोल दो। ओके, किसी के पास है बुक? अविनाश जी आपके पास होगा बुक, है ना? जी सर। हाँ पढ़िए जरा 63 वाला, इसके आप व्याख्यान पढ़िए, इसके हिंदी में जो टीका लिखा है उसको पढ़िए। ये इसीलिए मैं इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये इस पूरे 17वां अध्याय का सबसे जबरदस्त सूत्र है। सर ये लिखा हुआ तो सबसे नीचे में, इसका हिंदी ऊपर है। हाँ बताइए। वातादीनाम रसादीनाम मलानाम ओजसस्तथा क्षयस्तत्रा नीलादीनाम मुक्तम संक्षीण लक्षणम। वात पित्त कफ के 3 दोष, रक्त, आदि धातु, मल मूत्र, कान का मल इत्यादि 7 मल और ओज, इनके क्षीण होने के लक्षण कहते हैं। अविनाश जी समझ में आया? ये जो 63 से लेकर के 72 तक का जो ये सूत्र है, ये सूत्र ये 63 में ही पहले इन्होंने बता दिया कि हम यहाँ बेसिकली अब बताना क्या चाहते हैं। ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया 63 से आगे जो हमने बताया वो दोषों के, धातुओं के और मलों में जो वृद्धि होने से जो भी शरीर में गड़बड़ी हो सकती होगी उसके ऊपर हमने बात कर लिया। थोड़े बहुत बाकी की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वह जो दोष अगर कम हो जाए शरीर में, वातादीनाम, वात आदि, वातादीनाम शब्द का अर्थ क्या है? जिन दोषों के आदि यानी पहले वायु है। वातादीनाम शब्द का अर्थ क्या है? आदीनाम यस्य वायु, जिसके आदि में वायु है, आदि यानी पूर्व में यानी पहले, यानी कि वात पित्त और कफ। ये वातादीनाम शब्द का अर्थ क्या है? वात पित्त कफ। देखो लिखने वाला एक शब्द कितने बड़े अर्थ को यहाँ पर दे रहे। वातादीनाम यस्य आदि वात, जिसके आदि यानी प्रारंभ में वायु है, यानी कफ पित्त वात। अगर ये क्षीण हो जाते हैं,
रसादीनाम। अब रसादीनाम का मतलब है जिसके आदि में रस है। आदिनाम यस्य रस स रसादीनाम, जिसके आदि में रस धातु है, ऐसे रसादीनाम यानी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र मलानाम। मलानाम का मतलब है जो हमारे शरीर के कफ पित्त वायु के अपने अपने मल, जैसे रस क्या कहते हैं, कफ का मल हो गया, पित्त का मल हो गया, वायु का, इस तरह से दोषों का मल हो गया, और धातुओं का मल है, महाभूतों का मल है, तमाम प्रकार के मल, कोई कान से निकल रहा है, कोई नाक से निकल रहा है, कोई दांत से निकल रहा है, कोई जीभ से निकल रहा है, कोई मलद्वार से, कोई पेनिस से, कोई स्किन से, कोई कहां से, कोई कहां से, सभी जो मल निकल रहा है, उन सभी मलों का, इन सभी मलों के द्वारा इन सभी दोष धातु और मल के क्षय होने से जो भी लक्षणम संक्षीण मार, जो भी लक्षण दिखाई देता है शरीर में, हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले 64वां सूत्र। अब ये सूत्र के लक्षण आप लोगों ने, जैसे डॉक्टर अडविलकर साहब है, एलोपैथ के मास्टर रहे, रिटायर्ड है, जैसे हमारे आप लोग भी कोई आयुर्वेद के ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ हम लोगों ने क्या करना है, इन धातुओं के जो लक्षण है, जैसे रस धातु को ले लीजिए, घट्टते सहते शब्दम। अब इसको अगर आप याद रखोगे ना भैया, तो आपको प्रत्येक व्यक्ति जो आपके पास आएगा और कहेगा कि सर मुझे ये लक्षण है, इसको आप जोड़ के देख लो। हालांकि मेरे वेबसाइट में इसको मैंने डाला हुआ है। कोई भी लक्षण आप, 4 लक्षण आप लिखोगे, अगर ये यहाँ पर मैच होता है तो सामने दिखाई देगा, हाँ ये इस धातु के क्षय की बात कर रहा है। यानी वो ये मेरे जो वेबसाइट की सिस्टम आपको भूलने नहीं देगा। तो घट्टते सहते शब्दम न उच्च द्रवती सुल्यते हृदयम ताम्यति स्वल्प चेष्टस्यापि रस क्षय। रस धातु अगर क्षय होगा तो क्या होगा, रस धातु के क्षय होने से क्या होगा। अब रस को कुछ लोग प्लाज्मा बोलते हैं, अब तो यहाँ पर आप प्लाज्मा ही ले लो। हालांकि शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से रस का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, उसका मायने बहुत बड़ा है, लेकिन आप अगर प्लाज्मा ही लोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रोटीन लोगे तो भी चलेगा। लेकिन हम यहाँ पर आयुर्वेद के हिसाब से रस धातु ही लेंगे, जो जीवन कर्म करता है। हम लोग पहले इसको पढ़ते आए हैं, रस धातु का कर्म हम लोगों ने नाड़ी के संदर्भ में पढ़ा है। रस धातु अगर क्षय होता है तो शरीर में हार्डनेस हो जाता है, स्किन हमारा क्या होता है, एकदम हार्ड हो जाता है रस के क्षय होने से। जैसे डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन हो जाती है, लूज मोशन बहुत ज्यादा हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई, क्या है ये, रस क्षय। स्फुटन यानी, ओ सॉरी सॉरी हाँ, यहाँ पर रस धातु में अगर क्षय होगा तो पहले नंबर में यहाँ पर बताया है घट्टते सहते शब्दम में, रक्त धातु में पहुंच गया नीचे, परुषा स्फुटिता वाला। तो 1 नंबर में क्या होगा, घट्टते सहते शब्दम। शब्द असहिष्णुता, असहिष्णुता का मतलब है उसको कुछ भी सुनने का मन नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं, घंटी के आवाज से परेशान होता, ज्यादा बच्चे जो शोर शराबा करे तो उसको दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। अब आप जरा कल्पना करो कि वो कौन कौन सा ऐसा रोग है जिसमें ये सारे लक्षण दिखता है, बस उसके चिकित्सा इसी के हिसाब से करिए। अल्प यानी कि अत्यंत कम परिश्रम से, यानी कि बहुत कम, हमेशा थका थका सा रहना, रस धातु के क्षय से हमेशा थका रहता है। अभी सो करके उठा, फिर दोबारा थक रहा है, थोड़ी देर तक कुछ किया कि थकने लग गया, फिर भैया चलो कहीं बैठ ही जाते हैं, रस धातु का क्षय हो रहा है।
हृदय को दबाने या हिलाने जैसा एक अनुभव होता है, पाल्पिटेशन जैसे कंडीशन हो जाती है, हार्ट पाल्पिटेशन, रस धातु की क्षय हो रही है। घट्टते, असहते शब्दम, यानी शब्द असहिष्णुता, शब्द सुनना उसको पसंद नहीं, शोर शराबा उसको पसंद नहीं। अगर सामने कोई डीजे साउंड वगैरह कोई बजता है तो उसको बड़े इरिटेट हो जाता है, अथवा लेडीज हो जाती है। ये जो थायराइड का जो केस है, कोई भी लेडीज है उसको थायराइड हो तो उनसे आप ये सवाल पूछिए, रसक्षय के तमाम लक्षण आपको वहां दिखाई देगा। किसी भी महिला में जिसको आर्तव दृष्टि है, यानी कि उसके जो पीरियड जो ब्लीडिंग है वो कम हो रहा है, उससे आप पूछिए, यहां पर भी आपको रसक्षय की तमाम लक्षण यहाँ दिखाई देगा। व्यक्ति उच्च स्वर को सहन नहीं कर पाता, पाल्पिटेशन हृदय में होती है, हृदय में चुभने जैसी वेदना होती है, आंखों के सामने हमेशा अंधेरा छाए रहता है, और थोड़े से प्रयत्न करने पर भी अगर उसमें दिक्कत होती है तो समझ लो यह रसक्षय। हाँ जी मुकेश जी। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था, जो रस थायराइड होता है ना, वो रस धातु के क्षय होने से और मेद मेद वृद्धि होने से होता है शायद। रस, हाँ वो क्या है कि हमारी, हाँ वो तो है ही ना, मेद वृद्धि ऐसा है कि रस धातु क्षय हो गया, क्षय होने की वजह से अशुद्ध रक्त बना, अशुद्ध मांस बना, अशुद्ध मेद बना, मांस के बाद अशुद्ध मांस बना, उसके बाद विकृत अवस्था में मेद आ गया, मांस तक अशुद्ध था, अब जो मेद बना वो विकृत अवस्था में बना। मांस तक कोई दिक्कत नहीं, रस की खराबी से मांस तक दिक्कत नहीं, हालांकि गड़बड़ी है उधर भी, कमजोरी है वहां पर भी, लेकिन जैसे ही मेद का समय आया वैसे ही क्या हो गया, विकृत अवस्था में मेद की वृद्धि होने लगी। मुकेश जी आया समझ में? आप यही सुनना चाहते हो? हाँ गुरुजी, हाँ जी। विकृत अवस्था में जो मैंने शायद पहले पढ़ाया भी था आप लोगों को इसके बारे में, विकृत अवस्था नहीं में पढ़ा, जो मेद है, हाँ जी नहीं पढ़ाया शायद। ओके, विकृत अवस्था वो बाद में उसके प्रसंग में हम पढ़ेंगे, पहुंचेंगे तो बेहतर इसके में आपको बता दूंगा, उसका थोड़ा सा लंबा हिस्सा मैं उसको बता दूंगा। तो रसक्षय आया समझ में, पाल्पिटेशन होगा, घबराहट होगी, मन बेचैन रहेगा, हमेशा उदासी, हमेशा डिप्रेशन जैसे, हमेशा एकांत में रहना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, हमेशा घबराहट सा होना, एकदम हृदय में ना एक प्रकार का रोंगटे खड़े हो जाना, ऐसी स्थिति भी कभी कभी हो जाती है, घबराहट हो जाना, कहीं से भी आवाज आ गया, जोर से कोई चिल्लाया तो डरने जैसी स्थिति होना, हर किसी से डरने की स्थिति कंडीशन हो जाना, हर किसी आदमी से डरता है, हे भगवान मैंने, हाँ ये सारी चीजें रस धातु की क्षय। अब जिन जिन रोगों के नाम को लेकर के इन लक्षणों के साथ रोगी आएगा, समझ लो रस धातु की क्षय उसमें जोड़ दो। प्रारंभिक रस धातु की क्षय, अब ये रस धातु किन कारणों से क्षय हुआ है उसको टटोलना है, बस हमारा चिकित्सा का एक रास्ता मिल गया। कोई भी रोगी एक्सवाइजेड कुछ किसी भी काम मतलब कि उसको लेकर के आ जाए, क्योंकि स्रोतोगामी है, दोष एक जगह तो टिकेगा नहीं, वो तो घूमता ही रहता है शरीर में। अब वो कहीं से उठ करके कहीं चला गया हो और कुछ भी वो लक्षण दे रहा हो, रोगों का तो कोई गिनती नहीं है, कोई नाम नहीं है, चरक बोलते हैं भैया नाम मतलब उसका कुछ नाम नहीं लेना है, लक्षण देखो क्या है, रस धातु क्षय के लक्षण है क्या, क्योंकि हमारे यहाँ पर गिने चुने 3 दोष है, उन 3 के 5-5 ये सब दोषा है, और 7 हमारे धातु है, कुछ गिने चुने मल है। इनके क्षय और वृद्धि को याद करना कोई बड़ी समस्या तो है नहीं, अगर हो सके तो याद कर ले। तो कभी भी कोई भी रोगी आएगा इन्हीं लक्षणों, या तो क्षय का आएगा या वृद्धि आएगा, तो हमें एक जरिया मिलेगा, हमें एक रास्ता मिलेगा चिकित्सा के लिए। रस धातु क्षय हो गया, क्षय होना यानी वायु की वृद्धि होना। अब यहाँ पर वायु जो वृद्धि अवस्था में गया है वो स्वयं से गया है, अपने निज कारणों से, या आवरण से क्षय हो रहा है।
धातु जो क्षय हो रहा है वो किन्हीं निज हेतुओं से हो रहा है क्या? निज हेतु का मतलब क्या है? कोई आदमी अगर रस धातु को पुष्ट करने वाला, जैसे दूध है, पानी है, घी है, सब्जी है, अथवा आहार, कफवर्धक आहार है, तमाम चीजें हैं। अगर वो कोई आदमी, जैसे कोई लेडीज है, कहती है कि भैया ऐसा है, मेरे तो शरीर में मैंने तो फास्टिंग करना है, भूखा रहना है, अगर खाऊंगा, डॉक्टर भी आजकल तो ऐसे ही मिलते, कुछ ना खाओ जी, शरीर में मसाज करते रहो, उससे क्या हो गया? क्षय अवस्था में चला गया। पहले अन्न आहार की कमी हुई, उसके बाद ऐसी कंडीशन आ गई कि वो उसको संभाल नहीं पा रही है तो कमजोर से कमजोर होते जा रही है। तो हमने क्या देखा इसके, अब ये क्या है, निज कारणों से दोष हो गया है खराब। अन्य कारण क्या है? मान लो कि कफ क्या हो गया है, कफ रस धातु के रास्ते में आया, अवरोध पैदा किया और धातु को विकृत किया। एक जगह गड़बड़ हो रही है एक तरह से, दूसरी जगह क्षय हो रहा है, एक जगह वृद्धि हो रहा है, हम पहले इसके ऊपर पढ़ते आए हैं, एक जगह वृद्धि हो रहा है। जहां वृद्धि हो रहा है वहां पर चीजें, लाइपोमा हो गया या लिपोमा या ऐसे कुछ चीजें हो रहा है, वहां पर स्वेलिंग हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है उस जगह में। और जहां क्षय हो रहा है, उसके ब्लॉकेज आगे जो नहीं जा पा रहा है रस, तो उस जगह में सूख रहा है चीज। तो एक जगह बड़ा हो रहा है, दूसरी ओर सूख रहा है। अब यहाँ पर भी बड़ा होने की स्थिति है, उसमें वृद्धि ज्यादा हो रहा है, या क्षय की स्थिति में क्षय की वृद्धि ज्यादा हो रही है? शरीर में हमेशा इन दोनों के साथ एक साथ बर्ताव शरीर नहीं करता, या तो वृद्धि को बढ़ाते हुए जाएगा या क्षय को घटाते हुए जाएगा। कभी कभी दोनों को भी बढ़ा देता है, वो शरीर की बात है, किसी की बातें तो उसने सुनना नहीं। प्रॉपर चिकित्सा अगर नहीं चला तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर रस क्षय होगा तो इन लक्षणों के आधार पर हम उसको पकड़ सकते। अब देखो रक्त क्षय का लक्षण क्या है? परुषा स्फुटिता म्लाना तग्रुक्षा रक्त संक्षय मांस क्षय विशेषेण सिक ग्रीवोदर शुष्कता। रक्त क्षय में बताया जाता है, रक्त धातु के क्षय होने पर स्किन में परुषता, हार्डनेस आना शुरू हो जाता है। अगर रक्त धातु, ध्यान से सुनना, आंख बंद करिए और कल्पना करिए कि मैंने कौन कौन से रोगी को देखा था जिसके स्किन में हार्डनेस आ गया था, परुषता आ गया था। कोई तो आया ही होगा आपके सामने ऐसे रोगी जिसके स्किन, वो कहता है कि सर मेरे स्किन बहुत टाइट हो रहा है। स्किन में जो स्किन है वो क्रैकनेस हो रहा है, त्वचा फटने जैसी स्थिति आ रही है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, सर मेरे पैर के तलवे में क्रैकनेस होना शुरू हो गया, मेरे लीप में क्रैकनेस होना शुरू हो गया, हर जगह में जहाँ कहीं भी हो रहा है। सर मेरे स्किन में रूखापन बहुत ज्यादा शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है उस व्यक्ति के शरीर में रक्त क्षय अवस्था में जा रहा है। म्लानता यानी उसकी जो स्किन है वह मुरझा रहा है। म्लान, म्लानता, म्लाना, म्लाना मीन्स मुरझाना। स्किन के कोई रौनक नहीं है, जैसे स्किन मुरझा जाता है, जवानी में ही बुढ़ापे का आनंद दे देता है। म्लाना। रुक्षता, रुक्षता का मतलब है रफनेस, 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 स्किन में रफनेस होना शुरू हो जाता है। समझ लीजिए रक्त क्षय है। अब अगर रस क्षय भी हो रहा है, रक्त क्षय भी हो रहा है, तो दोनों के लक्षण पहले ही हम यह पाठ पढ़ते हुए आए हैं कि भैया ज्यादा घबराने की बात नहीं, पहले देखो कौन कौन से लक्षण दिख रहा है। अगर रस और रक्त दोनों के क्षय के लक्षण दिख रहा है तो ऊपर पहले सूत्र में हमने पढ़ लिया कि जनाब घबराने की बात है, दोषा प्रवृत्त स्वलिंगम दर्शयंती यथा बलम, वो दिखाई देगा, लक्षण से ही हमें समझ में आ जाएगा यहाँ रस और रक्त दोनों क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। यथाबलम दर्शयंती,
जितना ज्यादा क्षय हो रहा है उतना बलवान उसकी स्थिति हमें दिखाई देगी। बस हमारे दिमाग में तो रस और रक्त क्षय की स्थिति में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं वह पता होनी चाहिए। अब आ गया तीसरे नंबर वाला धातु जिसका नाम है मांस धातु। अगर क्षय हो जाए तो क्या होगा? स्फीग, स्फीग यानी लगा लो कि वटक बोलते हैं, BUTTOK। क्या बोलते हैं इसको? वोटक, BUTTOK, BUTTOCK। बताइए जरा अविनाश जी, BUTTOCK बुटक। हाँ जी, बोटाक। बटक बटक सर बोलते हैं या बट बोलते हैं, ऐसा कुछ भी प्रोनाउंस करते हैं। क्या बोलते हैं ओम जी? बटक। बटक, हाँ वही बटक। तो ऐसी स्थिति होगी, उसके स्किन में ऐसा होगा और उसके जो स्फीक में मतलब कि वटक में और उसके नेक में तथा उसके पेट के कुछ हिस्सों में एक प्रकार के शुष्कता, सूखा हुआ सब आपको महसूस होगा। जैसे हम देखते हैं ना कि किसी आदमी के शरीर के किसी स्पेसिफिक एक जगह वो पूरा सूख जाता है, सूखने जैसी स्थिति हो जाती है, यानी मांस धातु की क्षय हो रहा है। विशेष करके इन्होंने तीन जगह यहाँ पर तीन जगह बताया। एक बताया बटॉक, एक बताया नेक और दूसरा बताया उसकी उदर यानी पेट, ग्रीवा, स्फीग और उदर। यहाँ के जो मांस है, अब यहाँ स्किन की बात नहीं, यहाँ टोटल मांस की बात है, वो सूख जाता है, वो टोटल एरिया सूख जाएगा। तो मांस धातु की क्षय हो रहा है। आप लोग कल्पना करिए आपके पास ऐसे कौन से पेशेंट आया होगा, वहां मांस धातु वृद्धि कारक कोई ऐसी चीज देना होगा। वृद्धि कैसे होगा? जब उसके धातु, उसके अग्नि अगर मजबूत होगा तो वृद्धि हो जाएगी। मेद धातु, जयप्रकाश जी बोलिए। मेरे पास एक आए थे सर, बाजू का मांस जो है उनका सूख रहा था। कहाँ पर? बाजू का। बाजू, बाजू, ओके, ठीक है ठीक है, हाँ वही है ना कि यहाँ पर मांस धातु क्षय हो रहा है। अब हमने यह देखना है जयप्रकाश जी, जैसे ही आपने देखा कि वहां पर मांस सूख रहा है, हमने ये देखना है कि किन कारणों से सूख रहा है, क्योंकि रोगी को तो मालूम नहीं होता, रोगी को तो मालूम नहीं होता। अब हमने ये देखना है कि मांस धातु का कर्म क्या क्या है, उन कर्मों से हमने इसके स्थिति को देखना है, क्षय होने की स्थिति को देखना है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। मांस धातु का कर्म क्या है अविनाश जी, या नमो बेबी जी आप बताइए, मांस धातु का कर्म क्या है? मांस धातु का कर्म है लेपन करना, अस्थि जो है उसको मजबूत करना, उसको मतलब करना, उस शरीर को लेपन करना, ये विशेष कर्म है मांस का। ठीक है, अब आ गया मेद धातु। मेद धातु अगर कमजोर होता है यानी क्षय होता है तो क्या बताया है यहाँ पर, जॉइंट्स में जो जॉइंट है हमारा वहां पर क्रैकिंग होना शुरू हो जाएगा अगर मेद धातु कमजोर होगा तो। संधियों में स्फुटन बोलेंगे इसको, संधियों में हमारी जितने भी जो जॉइंट है वहां पर क्या होगा, स्फुटन यानी क्रैकनेस होना शुरू हो जाएगा। चक्षुओं में ग्लानि होना यानी आंखों से देखने की इच्छा का न होना। मेद धातु में अगर उसकी क्षय होगी, कमजोर होगा, वो नाश होगा, तो मेद धातु यानी कि आंखों से देखने की इच्छा न होना, या हम कहे कि भैया चश्मा लग जाना, शरीर में थकावट का होना, उदर का यानी कि उसके पेट का कृश यानी अति पतला हो जाना, थिनेस ऑफ एब्डोमिन,
तो यह जो स्थिति है मेद धातु की कमजोरी की वजह से हो रही है। अब आ गया अस्थि क्षय। अस्थि धातु अगर कमजोर होगा तो क्या बताया इन्होंने, अस्थि धातु से जुड़े हुए हमारे शरीर के जैसे बाल हो गया, श्मश्रु दाढ़ी मूछें हो गई, लोम पूरे शरीर के रोए हो गए, नाखून है, दांत है, ये धीरे धीरे गिर जाते हैं, ये कमजोर होना शुरू हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा होगा, बाल गिर रहा होगा, कहते सर मैं तो तकलू हो गया, बाल पूरी तरह से गिर गया, और आप तरह तरह के लिप पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें आप लिपे जा रहे हो। हो क्या रहा है, अस्थि धातु क्षय हो रहा है, और हम कुछ भी दे रहे हैं। कोई तेल बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, लेकिन आधार क्या है चिकित्सा का, अस्थि धातु की क्षय हो रहा है। अस्थि धातु के क्षय होने पर शरीर हमेशा थका थका सा रहता है, शिथिलता संधियों में आ जाती है, संधियों का जो बंधन है, जो जॉइंट है, वो ढीले पड़ जाते हैं। ढीले पड़ने का मतलब क्या है, ढीले पड़ने का मतलब है बार बार नस चढ़ जाना, कहते हैं ना, नस चढ़ जाना, क्षय हो रहा है। मज्जा धातु में अगर क्षय होगा तो मज्जा धातु क्षय होने की वजह से उसके ऐसा लगता है, उसको होता नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरे हड्डियां कमजोर हो रही है। ठीक है, मज्जा धातु में अगर क्षय होगा तो उसकी अस्थियां, उसकी जो हड्डियां हैं वो कट 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 करके आवाज आती, क्योंकि हड्डियों को लिक्विड उसको चिकना करने का काम किसका है, उसको बल देने का काम किसका है, मज्जा का। मज्जा ही हड्डियों के अंदर जाता है, बाहर जाता है, चारों ओर लिपापोती करने का काम मज्जा धातु ही करता है। अगर ये कमजोर हो गया यानी क्षय हो गया तो वहां पर हमारी जो लिगामेंट्स के अंदर भी उसको ग्रीस बोलते हैं, जिसको चिकनाहट पैदा करने का काम नहीं होगा, तो कट कट करके हमेशा बैठते वक्त कट कट, उठते वक्त कट कट, इधर ऐसा करके लोग कट 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 कर करते रहते हैं, बजता रहता है। तो ये सभी मज्जा धातु के क्षय हो तब होने वाली स्थिति है। अब आगे शुक्र धातु, तो शुक्र धातु के जब क्षय होता है तो शरीर का दुर्बल हो जाना, ठीक है, शरीर का दुर्बल हो जाना, दौर्बल्यम, मुख शोषस्य, मुंह हमेशा सूखता रहता है। अब देखो हमारे पास आजकल तो मज्जा और शुक्र धातु के क्षय वाले रोगी बहुत आते हैं, लक्षण ही बता देगा, सर मेरे ना मुंह हमेशा सूखा रहता है, शरीर में कमजोरी ज्यादा है, शरीर चेहरा दिखने पर थोड़ा पीला पीला सा लगता है, शरीर में एक प्रकार का अवसाद बना रहता है, थोड़े से श्रम करने पर भी थकावट महसूस होती है, और सेक्स करते वक्त शुक्र निकलता ही नहीं है, शुक्र का स्राव ना होना, ये कुछ लक्षण शुक्र धातु के क्षय है। यानी कि एक विशेष लक्षण है जो शरीर में दुर्बलता, तो ये तो तकरीबन सभी में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन सेक्स के वक्त में शुक्र का न निकलना, लेकिन जैसे जैसे संबंध बनाते वह शरीर थकते जा रहा है, लेकिन स्पर्म नहीं निकल रहा है, पर मुख प्रदेश अत्यंत सूख रहा है, इसका मतलब है इस व्यक्ति में और क्लैब्य हो रहा है, उसके अंदर एक प्रकार का हीन भाव उत्पन्न हो रहा है, क्लैब्यता उत्पन्न हो रहा है। तो ये कुछ लक्षण है जो शुक्र धातु को क्षय करता है। लेडीज के लिए आर्तव भी यहीं से लेकर के चलो। अब यहाँ सबसे पहले सूत्र में क्या बताया, वातादीनाम रसादीनाम, वातादीनाम की बात तो हमने पहले किया था, रसादीनाम की बात अभी किया शुक्र तक रस से। अब यहाँ मलानाम, मलों के बारे में बता रहे, मलों में क्या क्या है, पुरुष है, मूत्र है,
इन दोनों के ऊपर यहाँ पर विशेष बातें हो रही है। तो देखिए जरा, पुरुष अगर यानी अगर मल शरीर में क्षय होगा तो पुरुष के क्षय होने से आंतों को पीड़ित करता है ये। अगर पुरुष यानी मल अगर स्टूल अगर कमजोर हो गया, क्षय हो गया, तो क्या हो गया, उसके आंतों में गड़बड़ी हो जाएगी। क्षीणे सकृत्ति चात्राणी पीड़यन्नीव मारुता। तो इससे क्या हो गया, चात्राणी, तो हमारी जो अंग जो है अच्छी तरह से हमारी जो जो आंतें हमारी जो इंटेस्टाइनल जो एरिया है वो अत्यंत पीड़ित हो जाएगा। पीड़ित करता हुआ क्षीण होने के वजह से वायु रुक्ष गुणों के साथ उत्पन्न होकर के उसमें जब वो आंतों के अंदर जब घूमता है तो कुक्षी यानी हमारे पेट को फुलाते हुए ऊपर और कभी नीचे की ओर चलता हुआ सा आपको महसूस होगा। आंत्रकूजन भी हम लोग कभी कभी कहते हैं, पेट में गुड़गुड़ 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 गुड़ ऐसे नीचे ऊपर करता है। या कभी कभी हमारी जो आंतें ऐसा लगता है कि आंतें नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये मल क्षय की स्थिति है। अगर मूत्र क्षय होगा तो मूत्र क्षय का लक्षण क्या बोला है इन्होंने, रुक्षस्योन्न रुक्षस्योन्नमयन तीर्य गुरुदोम च गच्छति। मूत्र क्षय मूत्र कृच्छम, अगर मूत्र क्षय होगा तो मूत्र कृच्छ होगा, यानी कि यूरिन प्रॉपर नहीं आएगा, कठिनता से मूत्र त्याग होना, डायसूरिया जो है, ये सारे चीजें हो जाता है मूत्र क्षय में। मूत्र का विवरण हो जाना, यानी कि मूत्र का रंग जो ब्लड जो कलर है वो विकृत हो जाता है, यानी कि वह अपने सामान्य अवस्था में उस रंग में नहीं होना। उसके बाद क्या है, पिपासा, यानी बहुत ज्यादा प्यास लगता है। पिपासा वादते चास्य मुखम, प्यास ज्यादा लगता है, बार बार मुख सूख जाता है। च परिशुष्यति, वादते चास्य मुखम च परिशुष्यति। पिपासा वादते चास्य मुखम च परिशुष्यति, बहुत ज्यादा प्यास लगा रहता है, बार बार प्यास लगता है, बार बार मुख सूख जाता है। तो ये बार बार मुख सूखने की जो स्थिति है शुक्र क्षय में भी आ रहा है, मूत्र क्षय में भी आ रहा है। मूत्र क्षय में अगर, अब यहाँ देखो मूत्र मुंह सूखने की स्थिति दोनों में है, शुक्र क्षय में भी है मूत्र क्षय में भी है। अगर मुंह सूख रहा है और बार बार यूरिन नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, इसका मतलब यह अब शुक्र क्षय ना होकर के क्या हो गया, यह मूत्र क्षय है। इस तरह से हम लोगों ने इसको जानना है। इसी प्रकार से जो दूसरे जो मल है, जैसे नाक से, कान से, आंख से, मुंह से और विविध जो हमारे जो रोंकूपे हैं, इनके क्षय होने पर इनके स्थान पर अब जहां पर भी क्षय होगा, आंखों में क्षय होगा तो आंखों में, नाक के मल क्षय होगा तो नाक में, और मुंह के मल कम होगा, जैसे जीभ है, जीभ के ऊपर के परत अगर वो क्षय होगा तो वहां पर, स्किन के रोंकूप में अगर क्षय होगा तो वहां पर शून्यता महसूस होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, सर आंखों से पता ही नहीं चलता, स्पर्श का अनुभव नहीं हो रहा है, शून्यता महसूस होती है, ड्राइनेस महसूस होता है उस जगह में, जहां का क्षय होगा उस जगह में होगा, एकदम लाइटनेस महसूस होगा, हल्का हल्का सा उस जगह में आपको ऐसे महसूस, ऐसी स्थिति आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। तो यह जो सारी चीजें हैं यहाँ पर हम लोगों ने इसको देखा। आज हम लोगों ने इन क्षयों की कुछ स्थितियों को समझने का प्रयास किया। अब इसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से इस टोटल स्थितियों को आप पढ़ लीजिएगा। अगर धातु क्षय होगा तो इसको भी हम यहाँ पर ले लेंगे। अब ये देखिए जरा, धातु क्षय में क्या क्या होगा। टोटल धातु अगर क्षय हो तो टोटल धातु क्षय होने के लिए अत्यंत व्यायाम करना। अब इसके कारण भी यहाँ पर ये बता रहे, सूत्र है कौन सा, ये देखो जरा 76 वाला सूत्र देखिए जरा, 76 वाला सूत्र ये बहुत ज्यादा महत्व का है, इसीलिए इसको मैंने उठाया। व्यायामो अनशनम चिंता रुक्षाल्प प्रमिताशनम
वाता तपो भयम शोको रुक्षपानम प्रजागरः कफ शोडित शुक्राणाम मलानम चाति वर्तनम कालो भूतोपघातस्य ज्ञातव्यः क्षय हेतवः। बस ये हमारे धातु क्षय के कारण है। इन कारणों से अगर कोई रोगी आपके पास आता है, इन कारणों के कारण लेकर के आता है, जैसे अत्यंत व्यायाम करना, वो मैंने पहले बताया, ये धातु क्षय के कारण है। उपवास करना, बार बार उपवास करता है, चिंतित रहना बार बार, बहुत ज्यादा ड्राई ऐसे रुक्ष पदार्थों का सेवन करना, थोड़ा या एकदम नपातोला सा भोजन करना। आजकल ज्यादातर एलोपैथिक वाले ऐसे कराते, थोड़ा खाओ भैया, ज्यादा खा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अल्प भोजन करना, नपातुला, हवा एवं धूप का सेवन करना, हवा का या धूप का सेवन करना, भय एवं शोक से विचलित होना, रुक्ष मद्य का, मद्य यानी दारू, नशे का, लेकिन जो अत्यंत रुक्ष है ऐसे मद्य का सेवन करना, जैसे जो बियर है, बियर कैसा है, रुक्ष है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि वो जौ से बनता है ना, और शायद और किसी चीज से बनता हो तो फिर वो रुक्ष है या नहीं देखेंगे, पर जो जौ से बनने वाला जो बियर है, जो कुछ वो बनाते होंगे, तो वो रुक्ष है, क्योंकि जौ जो होता है वो रुक्ष क्वालिटी वाला होता है। अत्यंत रात में जगना, कफ रक्त शुक्र एवं मलों का अत्यंत निकालना, बहुत ज्यादा ब्लड कफ जो है कि बार बार उल्टी कर रहा है, उल्टी करने से कफ निकलता है, बार बार रक्त मोक्षण करना है क्योंकि इससे खून निकलता है ज्यादा, बार बार मास्टरबेशन करता है या शारीरिक संबंध बनाता है, इससे शुक्र निकलेगा, बार बार मलों का क्षय करता है, यानी एकदम कॉन्स्टिपेशन, मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा भी अगर उसका पेट नहीं साफ हुआ तो तुरंत वो एकदम मल क्षय करने वाला कुछ ऐसी चीजें खा लेता है। सर मुझे तो ना क्या करना सर, किसके पास इतना टाइम है सर, 9 बजे तो ऑफिस में जाना होता है, 8 बजे रोटी खाना होता है, 7 बजे मलों को निकलना जरूरी है, अगर नहीं निकलेगा तो फिर कैसे होगा, 3 घंटे का तो रास्ता है, 10 बजे तक में अगर गाड़ी में ऑफिस से नहीं पहुंचा फिर कैसे होगा, बीच रास्ते में कोई ऐसी चीजें है ही नहीं, इसीलिए बस कुछ नहीं करना है, कोई एक टैबलेट खाता हूँ और पेट साफ, 7 बजे रोट दनादन पेट साफ हो गया, कौन इसकी बात माने, सदगुरु जी, अविनाश जी, देखो आजकल ऐसा होता है, और डॉक्टर भी यही सारी चीजें बताते हैं, अरे हमारे पास इतना टाइम नहीं, 10 बजे हमने ऑफिस में पहुंचना है, 3 घंटे का बीच का रास्ता है, 8 बजे यहाँ पर हमने कुछ खाना है, अथवा 7 बजे खाना है, 5 बजे उठना है, उठने के बाद तुरंत ब्रश वश करना है, और अगर लेटे ना आया तो 6 बजे के बीच में आया, नहीं आया तो नहीं आया, फिर 10 बजे तक आए तो बीच में कहाँ हम जाए, इसीलिए चटस खाएंगे, थोड़ा सा कोई दवाई फटस करके निकल जाएगा, तो ये बार बार ये निकालने, क्योंकि वो शरीर तो बोल नहीं रहा है निकालो, लेकिन हम निकाल रहे हैं, या वो रोगी निकाल रहा है, वो व्यक्ति निकाल रहा है अनजाने में, क्योंकि हम लोगों ने अवरोध के विषय में ये चीज पढ़ते हुए आए हैं कि जबरदस्ती भी नहीं करना है, रोकने के लिए भी और निकालने के लिए भी। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने बताया कफ रक्त शुक्र और मल का अत्यंत निकालना, वो अत्यंत निकालने वाली बात हो गई, इससे धातु क्षय हो गया, स्थिति को समझना चाहिए, है ना। काल, काल का मतलब है वृद्धावस्था अथवा आदान काल, इसमें व्यक्ति का बल स्वतः क्षीण हो जाता है, क्षीण बल के, जब हमारे जो आदान काल होता है उन दिनों में गर्मी जो है कि हमारे गर्मी के मौसम में जो हमारा जो बल होता है वो क्षीण हो जाता है, तो ऐसे समय में हमें क्या करना होगा, हल्का भोजन करना होगा, परिश्रम थोड़ा लिमिट में रह करके करना होगा, कोई ऐसी चीज नहीं करना, क्योंकि वो आदान काल है और उस समय गड़बड़ी होने की संभावना होती है, क्योंकि शरीर का बल कम होता है, प्रकृति का बल भी थोड़ा सा नपातुला ही होता है, बट इस समय अगर हम ज्यादा ऐसे कुछ करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे काल विपर्य हो जाएगा, तो इससे भी हमारे धातु क्षय हो जाता है। सर्दी के मौसम में अगर अग्नि सही है तो अच्छे चीजें खाओ, वही चीज आपके गर्मियों में काम चला देता है शरीर को। सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट नहीं करना, हमारे DS अडविलकर साहब जो है, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा समझाया, ये हमारे महापुरुष है, बड़े हैं, तो समझाते रहते हैं, मैंने इनके बातों को एक्सेप्ट किया कि सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने अब नहीं करना है, अथवा कोई भी, बस 2 टाइम भोजन करना है, एक 10 बजे करे और एक 7 बजे करे शाम को, मैंने तो ये सिस्टम बनाया है, उससे हमारा
पेट भी साफ रहेगा, हल्का रहेगा, अग्नि भी प्रॉपर रहेगा, ठीक है जी, और ये सारी चीजें होगा। तो जितने देर में अन्न जो है कि मल बन करके बाहर निकलना है वो अपने टाइम में सुबह सुबह निकल जाता है, लेकिन अपने समय को, स्थितियों को बहाना बना करके अपने शरीर के साथ छेड़खानी करेंगे तो शरीर बाद में आपको छेड़ेगा। इसीलिए धातु क्षय की भूतोपघात, भूत प्रेत की जो बाधा है, शरीर में भूत चढ़ जाए, तो यह भी, अब हाँ, हालांकि जो है कि आजकल के जो ये मेडिकल साइंस है ये इस चीज को नहीं मानता होगा, शायद, मुझे तो उतना मालूम नहीं है उनके बारे में, वो लोग इतने नहीं मानते बेशक, लेकिन आयुर्वेद इस चीज को मानता है कि भूत प्रेतों का प्रभाव इस शरीर में होता है। जब हम उन्माद पढ़ेंगे तो उन्माद में इसके विषय में बहुत अच्छा व्याख्यान आता है, तत्वाभिनिवेश में भी इसके विषय में अच्छा व्याख्यान आता है। तो आज हम लोगों ने धातु क्षय होने के लक्षण पढ़ा और क्यों होता है उसको भी हमने पढ़ा, ठीक है। कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे।